नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आज दिन के इस पहले वीडियो पे व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कल हम सारे जब सो रहे थे और अब दिन के 11 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक आपके पास ये खबर तो पहुंची गई होगी कि कल देर रात शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफे से मामला शुरू हुआ। उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार किया, लेकिन सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। वो 5 राज्य, जैसा मैंने कहा, पहला उड़ीसा, उसके बाद केरल, बिहार, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर। यहाँ के राज्यपाल बदल दिए गए। राज्यपाल बदले जाने का जो औपचारिक कारण कि प्रशासनिक दुरुस्तगी के लिए यह बदला गया है। यहां पर जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं, रघुवर दास जी को इस्तीफा देना, इसका मतलब कि वो झारखंड में एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें कहीं और एडजस्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो सबसे चर्चित आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, उन्हें चर्चित प्रदेश बिहार का राज्यपाल बनाया गया। ये ध्यान देने वाली बात है। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला साहब, ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें, अमित शाह जवाब दें, मणिपुर जल रहा है। इस लिहाज से मणिपुर में अजय कुमार भल्ला साहब की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। हम जरा इन 3 ही नियुक्ति, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाना, हालांकि इसके अलावा जनरल बीके सिंह को भी मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है, लेकिन हम 3 ऐसी नियुक्तियों पर खास बात करेंगे। रघुवर दास का वापस झारखंड की राजनीति में आना, आरिफ मोहम्मद खान का केरल से बिहार जाना, अदला बदली हुई है, बिहार के राज्यपाल साहब को केरल भेज दिया, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार लाए हैं, और अजय कुमार भल्ला साहब, केंद्रीय गृह सचिव, रिटायर्ड, उनका मणिपुर जाना। इन 3 पर बात करेंगे। व्यालोक भाई, कैसे डिकोड करेंगे आप खास तौर पर इन 5 और विशेष तौर पर इन 3 नियुक्तियों पर? इन 5 में सब गुथे हुए हैं। जैसे देखिए, आपने वीके सिंह साहब के बारे में कहा कि उन पर बाद में बात करेंगे या उनको अलग से लेंगे, लेकिन आप देखिए, मणिपुर की बात जब भी होगी तो मिजोरम के साथ ही होगी। और मणिपुर में अजय कुमार भल्ला साहब को भेजना और बगल वाले लगे हुए प्रदेश में वीके सिंह साहब को भेज देना, जिनका परिचय हम लोग सब जानते हैं कि वीके सिंह साहब कौन रहे हैं, जनरल साहब रहे हैं। और एक बड़ा मजेदार शब्द उन्होंने दिया है, हालांकि मेरे पेशे के बारे में दिया था, लेकिन फिर भी मैं उस शब्द के बाद से उनका मुरीद हूं, उनका फैन हूं, जो उन्होंने प्रेस्टिट्यूट्स शब्द दिया था। जी बस मुझे लगा कि यहीं आप ये शब्द बोले ना, दर्शकों तक जाना चाहिए। नहीं, मैं बोलूंगा प्रेस्टिट्यूट्स, और उस संधिकरण हम लोगों ने बाद में किया। तो अब एक तो मणिपुर में पिछले 1 साल से जो चल रहा है और उसके बहाने जो इंडिया अलायंस करने की कोशिश कर रहा है, उसको सरकार ने अब उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा लिया है। पहले तो वहां कमर तोड़ दी गई, जो भी ड्रग माफिया थे या जो भी जितनी चीजें थी। इधर बांग्लादेश की स्थिति चूंकि वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहां। म्यांमार में अराकान आर्मी घुस रही है। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को देखना है तो केवल देसी तरीके से नहीं, इसमें आप ये देखिए कि भू राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड चिकन नेक है और आपके जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अभी जैसे बांग्लादेश की तथाकथित क्रांति का जो जनक है महफूज, उसने जो वैचारिक दस्त किया कि भाई उड़ीसा भी उसी का पार्ट है, बांग्लादेश का पार्ट है, मतलब हास्यास्पद है, लेकिन उसने वैचारिक दस्त तो किए ना। यानी उसको किसी न किसी ने, डीप स्टेट ने ये समझाइश तो दी है कि यहां से वहां
और उसने उत्तर पूर्व के राज्यों को भड़काने की भी कोशिश की कि हम लोग सांस्कृतिक तौर पर एक हैं। हालांकि मुझे ये बात बड़ी मतलब अचंभे की लगती है, जब इस्लाम किसी भी चीज के बारे में सांस्कृतिक या फिर लॉजिकल या फिर कहता है कि शांतिपूर्ण, तो मैं हंसते हंसते बिस्तर से गिर जाता हूं। मेरी पत्नी अक्सर पूछती है कि यार आप अचानक से बैठे बैठे ऐसा क्या देख लेते हैं फोन में या इसमें। तो मुझे पता चलता है कोई मौलवी कह रहा होता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। अब इससे बड़ा चुटकुला दुनिया में क्या होगा। या फिर वो जो जैसे कल रजाकार असदुद्दीन के पालतू वारिस पठान ने कहा कि दुनिया बहुत आगे चल रही है, रूस ने वैक्सीन खोज ली। खैर वो सब विषयांतर हो गया। मैं आ जाता हूं आपके विषय पर। आपने जो मुद्रा बनाई है तो मैं इधर उधर नहीं निकलूंगा। इन दो राज्यों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व हमारी नस है और उस नस को काटने की खुलेआम धमकी शर्जिल इमाम नाम का एक आतंकी दे चुका है, एक जिहादी दे चुका है, जो आपको याद होगा पिछले 4 साल से लगभग जेल में बंद है, और जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। इस पर और बात करनी होगी तो दूसरे खंड में करेंगे। सीधा अब मैं आता हूं मेरे गृह राज्य बिहार में। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को लाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्यों? क्यों? इसलिए कि आरिफ साहब बहुत ही सौम्य, शांत, और वह इस्लाम का वो चेहरा है जो हिंदुस्तानी है, जो इस्लाम हम सभी चाहते हैं, जो भारतीय इस्लाम है, जो भारतीय संस्कृति में डूबा हुआ इस्लाम है। और मैं तो आरिफ मोहम्मद खान को जब भी याद करता हूं, भूल जाइए उन्होंने शाहबानो मामले में क्या किया था, भूल जाइए कि उनकी पूरी राजनीति क्या रही थी, उस सबको भूल जाइए। केवल याद कीजिए कि आपकी दोस्त जो अटपटा पजामा शेरवानी जो भी हैं, उनकी जो धुलाई उन्होंने की थी, तब आरिफ साहब ने यह दिखा दिया था कि भारतीय मुसलमानों को कौन सी राह पकड़नी चाहिए। उन्होंने साफ साफ ये डिस्टिंग्विश कर दिया है, एक रेखा खींच दी है। अब इसका उनकी नियुक्ति से क्या लेना देना? तो याद रखिए कि बिहार में पूरा सीमांचल जिसे हम जानते हैं, पूरा मिथिलांचल जिसे हम जानते हैं, वहां की डेमोग्राफी बहुत बुरी तरह से चेंज हुई है। और क्यों चेंज हुई है? ठीक उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों, उन्हीं रोहिंग्याओं के चलते, जो झारखंड को प्रभावित कर रहे हैं, बंगाल को प्रभावित कर रहे हैं। और चूंकि बिहार की सीमा कई जगहों पर बंगाल से, सीमांचल जिसे हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा बंगाल में एक तरह से कहिए तो घुसा हुआ है। उस पूरे इलाके में जिस तरह से रजाकारों की घुसपैठ हुई है, 5 सीटें वो जीत गए थे पिछले चुनाव में। ये अलग बात है कि उसके बाद चारा चोर की पार्टी ने उनको अपने में मिला लिया, तो आपस में ये लुटेरों की अदला बदली हुई या जो भी हुआ। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को लाकर भाजपा ने यह संकेत दिया है कि उनका गठबंधन, और अभी 2 दिन पहले एनडीए की बैठक हुई, उसमें बाकायदा मंच से यह ऐलान किया गया, और उसमें सम्राट चौधरी भी थे, कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन लोगों ने ये ऐलान कर दिया। वहां पर जीतन राम मांझी भी थे और वहां पर पूरा एनडीए भी था। तो पिछले इलेक्शन में जिस तरह से चिराग और इनमें हुआ, मतलब इस बार भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेने जा रही है। वो पहले से, अभी मान लीजिए कि अगर बहुत जल्दी चुनाव हुए, एक आकलन, वैसे तो सरकार नवंबर में बननी है, मतलब सरकार ये वाली जो है उसका कार्यकाल है नवंबर 2025 तक, लेकिन अगर अर्लीस्ट चुनाव करवा लिए जाए तो भी अप्रैल से पहले तो नहीं होंगे। तो 4 महीने पहले से घर दुरुस्त करने की तैयारी कर दी गई है। एनडीए के सारे घटकों को मंच पर ला दिया गया है, कह दिया गया है कि भैया हम अगला चुनाव, किसी को कोई गलतफहमी न रहे, न भाजपा के किसी क्षत्रप को रहे। भाई होता है ना कि भाजपा के अंदर तो खास तौर से लोग तिलमिलाए हुए हैं कि हम लोग 15-20 साल से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों नहीं अकेले हम लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को संकेत दे दिया गया है कि हम लोग इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दूसरा, ये कह दिया गया है कि आप सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि एनडीए की बैठक थी, ये भाजपा की बैठक नहीं थी। इसमें जीतन राम मांझी भी थे, बाकी लोग भी थे। और तीसरा, आरिफ मोहम्मद खान को लाकर
क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की जुगलबंदी भी याद करनी होगी आपको, वो ठीक ठाक रही है और सौम्य चेहरा है, तो सरकार के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। अभी चूंकि बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, विश्वविद्यालयों में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी नई नई बातें होंगी और राज्यपाल चूंकि कुलाधिपति होते हैं, तो इसलिए राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग ऐसा नहीं कि पिछले के साथ नहीं थी, लेकिन इनके साथ और जबरदस्त है, इसलिए ये ट्यूनिंग है। अब आगे की बात आगे करेंगे। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही है। आपने खासतौर से जो जनरल वीके सिंह की नियुक्ति मिजोरम के राज्यपाल के रूप में, क्योंकि मिजोरम और मणिपुर ये दोनों, ये पांचों नियुक्तियां अब साफ तौर पर ये दिखाई दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि दिन का कोई सपना था और लाओ पासे पलट दिए जाएं और आपस में फेंट दिया जाए ताश की गड्डी, ऐसा नहीं है। ये सारी नियुक्तियां, ये पांचों बदलाव बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बदलाव हैं। स्ट्रेटेजिक कैसे हैं? मणिपुर में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव को ले जाया जाता है राज्यपाल बना के, जो कि बड़े बड़े डिसीजन भल्ला साहब लेने के लिए जाने जाते हैं। उसके ठीक बगल वाले राज्य में जनरल साहब को ले जाके बैठा दिया जाता है। बांग्लादेश आपने याद दिला दिया, ड्रग माफिया आपने याद दिला दिया, तो वहां पर एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। तो वहां पर इन दो व्यक्तियों की, एक नौकरशाह, वरिष्ठ नौकरशाह जो गृह सचिव संभाल रह चुके हैं, और दूसरी तरफ जनरल साहब, यानी ये जुगलबंदी गजब की है। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक नियुक्ति राज्यपालों के लेवल पे मुझे नहीं ध्यान आता कि इतनी गहन और सूक्ष्म तैयारी से लाके ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लाटून और कमांडर्स को प्लेस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा खाका, कोई बड़ी चीज तैयार है। हम प्रारंभ के इस मंच पर सब जानते हैं, इस टाइप के कोई खुलासे नहीं करते, लेकिन स्थितियां आपके सामने रख रहे हैं। कौन से लोग वहां पर ले जाए गए हैं, ये बताता है, ये संकेत करता है कि सरकार की प्लानिंग इसके पीछे क्या हो सकती है। दूसरी तरफ व्यालोक जी, आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरल से उठा के राज्यपाल बना देना बिहार, इसको जिस तरीके से समझाया है, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। एक और नियुक्ति रघुबर दास की, वहां भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे है कि उनको इस्तीफा दिलाया उड़ीसा से, और उनको अभी कहीं का राज्यपाल ऐसा नहीं है। इसके अलावा देखिए सबको फेंटा गया है, लेकिन वहां पर नहीं। यहां पर भी स्ट्रेटेजिक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि झारखंड के चुनाव में अभी बेहतर मैनेजमेंट न हो पाने की वजह से, और ये कहा जा रहा था, हम ही आप लोगों ने बात किया था बैठ के, कि भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाई झारखंड में जिस तरीके से उसको चुनाव लड़ना चाहिए था। ऐसे में रघुवर दास की वापसी कराई जा रही है। हालांकि अभी देखना होगा, क्योंकि हम अभी कह सकते हैं कि रघुवर दास जी ने इस्तीफा दिया है और उनके सबसे पहले इस्तीफे के बाद से ये पांचों नियुक्तियां जो हुई हैं नई, ये शुरुआत है। तो वहां एक पार्टी के तौर पर बीजेपी की स्ट्रेटजी दिखाई देती है कि वापस अपने एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे, उनको वापस लाया गया है। कुल मिला के राज्यपाल, जिसको केवल कभी रिटायर्ड लोगों को सेटल करने, एडजस्ट करने की कांग्रेस की संस्कृति रही, यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार राज्यपालों को भी एक बेहतर स्ट्रेटजी के तहत वो पोस्ट कर रही है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये पांचों नियुक्तियां खामखा के नहीं दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजी दिख रही है इसके पीछे। जी देखिए, ये पांचों के पांचों लोग पूर्णतया स्वस्थ हैं, वरना राज्यपाल भवन में हम लोग वैसे लोगों को देखने के आदी रहे हैं जो जर्जर हों, दो तरफ से उनको सहारा देके, या फिर वो केवल साइन करें या कहीं आके बैठे रहें, इस तरह की। मतलब कोई भी पार्टी क्या, कांग्रेस अपने वैसे लोगों को पुरस्कृत करती थी या दंडित करती थी जो अब उसके सक्रिय राजनीति में रहने के योग्य नहीं रह गए थे। लेकिन रघुवर दास, याद कीजिए, मतलब कितने सक्रिय आदमी, उनको कहा कि आप राज्यपाल बनो और वो बिना चूंचा किए चले गए, अब उनको बुला रहे हैं। लेकिन देखिए, रघुवर दास की नियुक्ति के इसमें मैं पार्टी से ज्यादा फिर से कहूंगा, झारखंड याद कीजिए, बांग्लादेश याद कीजिए, बांग्लादेश से फिर बंगाल याद कीजिए, बंगाल से फिर होके आप उत्तर पूर्व चले जाइए, उत्तर पूर्व से होके आप, ये 3 नियुक्तियां एक मनके के, एक माला के 3 मनके हैं। ऐसा नहीं है इनमें कहीं से कोई ये नहीं है। क्या एंगल दिया है आपने, क्या एंगल दिया है?
मैं तो सक्रिय राजनीति में वापसी जो देख रहा था भाजपा का डिसीजन, यहां भी वो स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है। झारखंड, बांग्लादेश, माइग्रेशन, जी, दिस एंड दैट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। क्योंकि क्योंकि बांग्लादेश जो नासूर बना हुआ है वो अभी और फैलेगा, ये पता है। क्योंकि जब ट्रंप आएंगे, फिर नियुक्तियां होंगी, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, घालमेल होगा, उस दौरान स्थिति और ज्यादा ये होगी। और अभी देखिए कि उस जिहादी मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा औपचारिक तरीके से प्रत्यर्पण की मांग भी कर दी है। तो झारखंड में जमीन पर या जमीनी स्तर पर अगर अभी रघुवर दास को नहीं भी उतारेंगे तो एक ऐसे नेता की जरूरत जरूर है जो बहुत कुशल संगठक भी हो कुशल। और जो बहुत कुशल भू राजनीतिक परिस्थितियों का जानकार भी हो। तो रघुवर दास की नियुक्ति वैसी है। और वहां से आप मणिपुर और मिजोरम की नियुक्ति को जोड़िए, ये 3 नियुक्तियां एक तरफ हैं। बिहार में चूंकि चुनाव होने हैं, बिहार में सरकार का, संगठन का, और 2 दल हैं, दोनों बड़े दल हैं। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। याद कीजिए कि जब वो अलग हुए थे तो उन्होंने इंडी अलायंस खड़ा कर दिया। ये किसी की पैदाइश नहीं है, ना तो राहुल की औकात थी, ना किसी की औकात थी। तो उनको काबू में रखने के लिए, काबू शब्द मैं कह रहा हूं, काबू शब्द मैं इसलिए रख रहा हूं कि बड़े लोगों का अहंकार बहुत बड़ा होता है। अब मान लीजिए आप किसी छोटे मोटे नेता को उनके पास भेज दीजिएगा या कैसे भी। नीतीश कुमार से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बात करते हैं तो दोनों के बीच की देह भाषा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो एकदम सहज और बराबरी के स्तर पर होता है। और नीतीश कुमार अब भारतीय राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में है जो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो भाजपा का एक सम्मान जताने का भी तरीका है, समन्वय का भी तरीका है। कुल मिलाकर ये 5 नियुक्तियां जो हैं, आपने जो कहा कि ऐसा नहीं कि कोई सपना आया और अचानक ताश की गड्डी फेंक दी, बिल्कुल, ये सुविचारित नियुक्ति है। अंतिम वाक्य यही है मेरा इस पर कि दूर का खेल होने वाला है। और याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ उन्होंने उत्तर पूर्व पर जितना ध्यान दिया है बहुत ज्यादा अपने देश के, वो पिछले मुझे नहीं लगता कि 6 दशक में उतना ध्यान दिया गया था। तो उत्तर पूर्व का पूरा नासूर अब खत्म होने वाला है। और वो कितना भी ये लोग चिल्लाते रहे, क्योंकि हजारों करोड़ का मामला है साहब, ड्रग मनी है, बहुत सारी चीजें हैं, वॉर लॉर्ड्स हैं वहां। तो इसलिए ये सुविचारित एक परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नीति के तहत, लंबी तैयारी के तहत और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक जो बड़ी महायोजना तैयार हुई है या सरकार ने तैयार कर लिया है, उसके तहत अब ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्ट्रेटेजिक तरीके से सुविचार करते हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने भी कहा, व्यालोक जी ने कहा कि रिटायर्ड लोगों को एडजस्ट करने का जो जगह बना दिया था राज्यपाल के रूप में नियुक्तियों को कांग्रेस ने, वहां से किस तरीके से वापस ले आई है और राज्यपाल भी किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बाकी सारी चीजों में। हमने बंगाल के राज्यपाल को भी देखा है, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। तो गॉन द डेज ऑफ कांग्रेस वाला। दर्शकों, व्यालोक जी ने एक बात कही, नीतीश जी को काबू और नीतीश जी सम्मान। तो नीतीश जी का तो गजब है, मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश जी में आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, दोनों एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं कि नीतीश जी लपक लपक के मोदी जी का पैर छूने की कोशिश करते हैं और मोदी जी झुक झुक के अरे नहीं, अरे नहीं। तो ये गजब का रिश्ता है। अब इस पर ये सवाल उठाया नहीं जा सकता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि 240 वाली बीजेपी इस समय मोदी 3.0 में भी जो काम कर रही है वो भी दिखाई दे रहा है कि कहीं भी 1 और 2 से कम नहीं है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। नमस्कार।